बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिसेंट में पॉलिटिकल का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले ऑफिशियल एग्जाम की तरह ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपको आपके मिड टर्म के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, दो चीजें बल्कि। सबसे पहली, इस क्वेश्चन पेपर में अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो लाइव चैट में जुड़ चुके हैं वो सभी के सभी लाइव चैट में आंसर देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक है, पहली बात। दूसरी ये कि यह क्वेश्चन पेपर दो पार्ट पे बनेगा। ठीक है, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो यहाँ पे देखो तीन सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को करेंगे तो पूरा, बट यहाँ पे जो सी वाला पार्ट रहेगा इसमें एक जो टर्म है उसे छोड़ देंगे, 6 मार्क्स से क्वेश्चन वाला। इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में इस वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 की जो वीडियो रहेगी उसका लिंक यहाँ पे मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, जरूर देख लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या फिर ये वीडियो अपलोड होगी तो 2-3 घंटे में वो भी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो पैटर्न तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही चल गया होगा, मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन टोटल जो है वो 31 होंगे, सेक्शन 3 होंगे एबीसी, और सेक्शन ए में जो है 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले 4-4 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड, 2 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित 3-3 मार्क्स के, इसमें टोटल 4 यानी कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन कार्टून का होगा, 2-2 मार्क्स से इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, सेक्शन बी जो रहेगा 6 से 21, इसमें एमसीक्यू बेस्ड, सत्य असत्य, फिलिंग ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। सेक्शन सी जो रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, मैप वाला क्वेश्चन, वो सभी के सभी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है सेक्शन नंबर ए की, योग्यता आधारित प्रश्न, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से 1-2 किस आधार पे, केस स्टडी आधार पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो केस स्टडी दी गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में, ये दी गई है सुरक्षा की धारणा से संबंधित। ठीक है, सुरक्षा के बारे में चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, उससे दिया गया। तो एक एक मार्क्स से देख सकते हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। सभी बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे लाइव चैट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, 1.1, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी, कब हुई थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो लिखी है 1972 में जैविक हथियार संधि हुई, और 1992 में रासायनिक। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला वाला है ये राइट हो जाएगा। ठीक, ये आंसर तो आप सभी को पता ही है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा मुद्दा है जो विश्व सुरक्षा के समक्ष नहीं आता है? जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, आतंकवाद, या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें से एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक लेवल पर सुरक्षा के स्रोत के संबंध में नहीं आता, तो वो कौन सा है? वो है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किस देश को किससे खतरा होता है? यानी कि जो पारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, उसमें कोई पर्टिकुलर जो देश है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की, तो ऐसे में इंडिया को किस देश से खतरा है ये बताया जाता है, किससे खतरा होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो पारंपरिक धारणा है, इसमें देश के अंदर से जो अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, आंदोलन, हिंसा, इनसे भी खतरा होता है। साथ ही साथ देश के बाहर से जो सैनिक खतरा होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत ये बात है। 1.4 देखिए, मानवाधिकार उल्लंघन घटना नहीं है, यानी कि मानवाधिकारों के संबंध में इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जिससे जो कि उल्लंघन के संबंध में नहीं, एक सेकेंड, उल्लंघन है, अच्छा हाँ, यानी कि कौन सी घटना मानवाधिकार के उल्लंघन में आती है?
तो रवांडा में जो जनसंघात हुआ था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 में, ये घटना है। कुवैत पर जब इराक ने आक्रमण किया था, कब? 1990 में, तब ये भी हिंसा की घटना बनी थी। पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया की जो सेना थी उसने बहुत ही ज्यादा रक्तपात मचाया था, लोगों को मारा, काटा पीटा, इस तरीके से था। तो ये भी एक मानवाधिकार उल्लंघन की घटना थी। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैविक हत्या संधि कब हुई? 1972। विश्व सुरक्षा का मुद्दा नहीं है बेरोजगारी। पारंपरिक धारणा में क्या कहा जाता है? 1, 2 दोनों सही है। और मानवाधिकार उल्लंघन की घटना उपरोक्त सभी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखना चाहेंगे, देख सकते हैं, ये आपका स्रोत यहाँ से दिया है, मतलब कि के से बेसिकली। उसके बाद 1.1 कहता है व्हेन डिड द बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी हैपन? दैट इज 1972। उसके बाद दिस इज नॉट द इश्यू ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। फोर्थ देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज एन इंसिडेंट, ये है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बेसिकली ये यूरोपीय संघ के बारे में दिया हुआ है। यूरोपीय संघ का जो विकास की प्रक्रिया होती है उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो इजीली पढ़ लो। मैं आपको सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की यहाँ पे बात करने वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2.1 यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। सभी बच्चे आंसर भी करेंगे लाइव चैट में। कब हुई थी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना? ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1978 कब हुई? ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो गया। ठीक, आगे देखिए 2.2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की विशेषता नहीं है? तो यूरोपीय संघ की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? पहला देखो, यूरोपीय संघ के पास में अपना एक झंडा है, खुद का राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस और मुद्रा भी है। बिल्कुल ठीक, ये क्या है? ये तो इसकी विशेषता है। दूसरा, इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल ठीक, ये भी राइट है। सी देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन तथा जो भी इंटरनेशनल संगठन होते हैं उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, ये गलत है, क्योंकि ये जो विशेषता वो किसकी है? अगर आपको पता होगा, सार्क की है, दक्षेस की है, कि वो आपस में फ्री ट्रेड करने के लिए एफटीए बनाना चाहते थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ इस तरीके से था, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो ये किससे संबंधित है? सार्क से, यानी कि ये यूरोपीय संघ की विशेषता नहीं है, तो हम कहेंगे डी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए 2.3 यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया में कौन सा सही नहीं है? यूरोपीय संघ के गठन के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो पहला देखो क्या कहता है कि 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना चलाई गई। बिल्कुल ठीक, 1948 में ये योजना चलाई जाती है, तभी जाकर जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय होता है वो बनता है। उसके बाद बी क्या कहता है, 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। ठीक है, ये राइट हो गया। सी क्या कहता है? सी कहता है 1 नवंबर 1992 को पूर्णतः यह गठित हुआ। ये गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ कब बना था? अगर आपको याद है, जब सोवियत संघ विघटित हो जाता है, तो ठीक उसके एक साल के, मतलब ये तकरीबन 10 से 11 महीने के बाद ये बनता है, यानी कि 1993 में। देखो डेट जो है इसकी और जो मंथ है वो तो ठीक है, 1 नवंबर इसको बनता है, बट जो सन दिया हुआ है वो गलत है। तो वो क्या है? वो है 1993। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी जो है वो इसके विकास के संबंध में गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 57 में हुआ था। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कमी कौन सी है? तो विशेषताएं तो हमने देख ली अभी, ये विशेषताएं थी इसकी जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये वाली। ठीक है, लेकिन अब कहा गया है इसमें कमी क्या है? तो कमी देखो, इसने अभी तक अपना कोई खुद का संविधान लिखित नहीं बना पाया है। बिल्कुल कमी है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन से, यानी कि वो यूरोपीय संघ में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरे देश से भी फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल है। हाँ, ये भी ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने के लिए प्रतिरोध करते हैं, यानी कि जो डेनमार्क, स्वीडन है, ये सभी मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से मना करते हैं। बिल्कुल, ये भी विवाद है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी कमी है यूरोपीय संघ की? उपरोक्त सभी। ठीक है, आई आप समझ गए होंगे। अभी जो आगे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो भी एकदम बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
कब बनता है यूरोपीय आर्थिक संगठन? 1948। कौन सी विशेषता नहीं है? एफटीए बनाने की विशेषता नहीं है। गठन में कौन सा सही नहीं है? सी वाला, और फोर्थ का डी राइट है। आगे आ जाइए इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए आपका जो स्रोत है वो इस तरीके से दिया जाएगा, केस है बेसिकली। 2.1 क्या कहता है? व्हेन वाज द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड? 1948। Which of the following is not feature of the European Union? So that is also focus on creating a free trade area. 2.3, which one is not correct in the process formation of the European Union? So that is fully formed on 1 November 1992. उसके बाद which of the following identify European Union? That is all of the above. तो ये हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए अध्ययन भी करते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। ये अवधारणा जो है वो दी गई है वैश्वीकरण के बारे में। अब वैश्वीकरण से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के, उसे समझिए। क्वेश्चन पहला है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, कथन के संदर्भ में तर्क स्पष्ट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 6 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी। अब इसमें आंसर डिपेंड करता है कि किस मार्क्स पे है, क्योंकि बहुआयामी अवधारणा इसका मतलब समझे क्या है? इसका मतलब है कि आपको वैश्वीकरण के जो परिणाम हैं वो लिखने हैं इसमें, इसकी परिभाषा देते हुए, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी आ जाते हैं। तो अब हम इसे 3 नंबर में कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है। अब देखो एक छोटा छोटा सा वर्ड यहाँ पे समझाऊंगा, समझ लेना अच्छे से। पहले तो वैश्वीकरण का मतलब समझ लो। तो विभिन्न देशों के बीच में, एक देश से दूसरे देश में, एक देश से अनेक देशों में विचारों का, पूंजी का, व्यक्ति का, वस्तु का, संसाधन का प्रवाह, आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, अब समझो ये बहुआयामी अवधारणा कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक तौर पे। ठीक है, सबसे पहले बात होगी आर्थिक तौर पे। तो जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है, यानी कि इंटरनेट का जब विकास होता है, तो बहुत से देश वैश्वीकरण से जुड़ते हैं। आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, वो खत्म होने लगते हैं और व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा जो है वो विभिन्न देशों में पहुंचती है। इंटरनेट से जो ट्रेड होता है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ जब कंपनियां बहुत सारी होती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो वस्तु की गुणवत्ता उच्च होती है, कम दाम पे अधिक मात्रा में वस्तु मिलती है। और साथ ही साथ जो भी देश वैश्वीकरण को अपनाता है, आर्थिक तौर पे वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है। ठीक है, अब ये जो आर्थिक परिणाम मैंने आपको समझाए है ना, ये आर्थिक परिणाम अलग से भी 6 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन्हीं पॉइंट को एक एक लाइन में लिख दोगे और इसके नकारात्मक परिणाम, जो इसके सकारात्मक ये परिणाम मैं बता रहा हूं, इसी के आप नकारात्मक उलट लिख देना इसके। जैसे कि आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध, तो कई देशों की वीजा नीति ऐसी है जिससे व्यापार नहीं हो पाता है। विदेशी व्यापार की वजह से बड़ी कंपनियों की वजह से छोटी कंपनियां खत्म हो गई हैं। तो ऐसे आप इसके नेगेटिव भी लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो लिखोगे। तो आर्थिक तौर पे समझ गए। अब समझो सांस्कृतिक तौर पे। तो बेसिकली पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। लोग जो है इस संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खान पान, रहन सहन आदि में बदलाव आ रहा है और एक ऐसी संस्कृति का विकास हो रहा है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर जो संस्कृति होती है उसको पहचानना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें पता है एक चीज और है कि सांस्कृतिक में अगर किसी कंट्री की आपको स्थिति अच्छी देखनी है तो आप वहां पे महिलाओं की स्थिति अच्छी देख लो, यानी कि महिलाओं की स्थिति देखो। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, समाज की स्थिति सही होगी। थर्ड देखिए राजनीतिक। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। आर्थिक तौर पे कैसे है, सामाजिक तौर पे कैसे है और राजनीतिक तौर पे कैसे, अब समझिए। देखो, राज्य की सरकारें आज वर्तमान में आधुनिक प्रौद्योगिकी को ले पा रही हैं, विभिन्न देशों से मंगवा रही हैं, जिसकी वजह से वे अपनी शासन व्यवस्था को और अच्छे से चला पा रहे हैं, जनता पर नजर भी रख पा रहे हैं, उनके बारे में सूचना एकत्र कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये राज्य पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले जो हैं उन पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रही है और कदम भी आसानी से उठा रही है। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण की एक बहुआयामी अवधारणा है।
आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीति। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ठीक इसके उलट है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि इसका तीनों ही स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और किसी अन्य जो पर्टिकुलर संगठन है उसके द्वारा इसका जो विरोध किया गया, जो आलोचना की गई है, वो अब हमें समझाना। तो आइए समझते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पे वैश्वीकरण के विरोध की बात की गई है। तो वैश्वीकरण के विरोध के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था है। जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं वो कहते हैं भाई वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है, यह विकसित देश इनको और ज्यादा विकसित बना देती है और विकासशील देशों को कमजोर कर देती है। आलोचकों का यह भी कहना है कि आज वर्तमान में राज्य जो है वो वैश्वीकरण की वजह से काफी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है, जिससे ये अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और गरीब को जो होता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार वगैरह, ये सभी जो सुरक्षा कवच होता है वो इनका हटता जाए। ठीक है, ये समझ गए। फिर आगे देखिए, मतलब यहाँ पे और भी पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि राजनीतिक अर्थ में राज्य कमजोर हो रहे हैं, तो राज्यों का कहना यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जहां पे ये आत्मनिर्भर और संरक्षणवाद को अपना सकें। ठीक है, सांस्कृतिक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो सांस्कृतिक अर्थ में चिंता ये है, वैश्वीकरण का विरोध इसलिए होता है कि आजकल वर्तमान में लोग जो है पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को महत्व दे रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी जो मूल्य संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। आर्थिक तौर पे क्या कहेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विकसित देशों से आती हैं, विकासशील देशों में अपने पैर वहां पे जमा लेती हैं और फिर वहां के शासन को भी प्रभावित करती हैं। फिर एक आप WSF के बारे में देख सकते हो, वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच। ये क्या करता है, ये इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता, ये सभी एकत्र होकर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। कहाँ पे, WSF। ठीक है, विश्व सामाजिक मंच। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण। क्या लिखोगे, वैश्वीकरण का विरोध, बस ये लिखोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, दोनों के ही आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा भी दिए गए। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश यहाँ पे पूछा जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे देखिए आ जाएगा पार्ट 1, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट लॉजिक ऑफ द स्टेटमेंट। क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। और उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी कि इस पर आलोचनात्मक परीक्षण करो। स्टेटमेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है कैसे, इसके हम गुड फैक्टर्स डालेंगे। तो उसके बाद इसका विरोध क्यों किया जाता है, तो उसके बैड फैक्टर्स यहाँ पे डाल देंगे। बस हो गया ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हजारों आम सेना, बेसिकली आप पढ़ना इसे। ये कहानी है बांग्लादेश की, जब बांग्लादेश नया देश बनता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक नए देश की कहानी लिखी, यानी कि बांग्लादेश के बनने की कहानी हमें समझानी है। ठीक है, 3 मार्क्स में, वैसे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसीलिए 3 मार्क्स में मैं आपको छोटा करके समझा देता हूँ। देखो कैसे, तो सिंपल सी बात है, हम सभी को पता है पाकिस्तान जब विभाजित होता है तो 2 भागों में बढ़ता है। ठीक है, एक तो ये वाला एरिया है इंडिया का, और एक ये वाला, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट PA को, और इसको बोलते थे ईस्ट POK, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। तो ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उर्दू भाषा को बंगाल पर लादने के लिए लोगों ने यहाँ पे विरोध करना शुरू किया। तो जनता के प्रशासन में अपने जो भी ये बंगाली लोग थे, ठीक है, पहले आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं उसे बंगाल कहा जाता था उस समय। तो उस समय ये बंगाल की जनता थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध तो नहीं चाहती थी। उर्दू भाषा को वहां पे थोप रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान के शासक, तो वो नहीं चाहती थी, और ये शासन में अपना भी प्रतिनिधित्व तो चाहती थी। इसीलिए इसने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, अब इस आंदोलन को और ज्यादा सहायता मिली कब, पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए 1970 के चुनावों में जो मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने सरकार संभाली और फिर इन्होंने बंगाल जनता की ये आंदोलन था इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया, और पश्चिमी पाकिस्तान जो थे, क्योंकि पर्टिकुलर चलता वहीं से था, तो वहां पे जाके इनसे बात भी की कि इन्हें अलग बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे ये हुआ कि मुजीबुर रहमान को थोड़े दिनों के बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और फिर जनरल याहिया खान ने अपने सैनिक शासन के दौरान
सेना भेजी कहाँ पे, बंगाल में, और बहुत सारे लोगों को मारा पीटा, बहुत सारे तो भाग गए, बहुत सारों ने हाँ अपने घुटने टेक दिए कि ठीक है हम हार गए इस तरीके से। तो यहाँ पे ना बांग्लादेश ने यानी कि बंगाल ने मदद मांगी इंडिया से। इंडिया ने भाई मदद की, इंडिया सबकी मदद करता है, ठीक है, चाहे आप दुश्मन भी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसी अन्य देश की, अगर वो बहुत ज्यादा ग्रसित है किसी चीज से, तो इंडिया हमेशा उसकी मदद करता है, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा शायद सरोज स्मृति का गीत, और वो क्या कहते हैं कानिलिया का गीत, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को बताया गया है। आगे देखिए, तो बंगाल ने क्या किया, सहायता मांगी भारत से, भारत ने सहायता की, और 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से भारत की सेना का युद्ध होता है, और पश्चिमी पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। पश्चिमी पाकिस्तान फिर एक अलग साइड बन जाता है, और जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान, वो एक बांग्लादेश यहाँ पे बन जाता है। सिंपल सा, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद के कोई दो अच्छे संबंध तथा विवाद है। दो अच्छे संबंध और अन्य जो विवाद के कारण है वो लिखना है। तो सबसे पहले अच्छे संबंधों को हम बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या है। भारत जो है, भारत की एक नीति है पूर्व चलो नीति, जिसके तहत म्यांमार के जरिए जो आसियान संबंधित देश है, दक्षिण एशिया के देश, उनके साथ संबंधों को सुधारने की बात कही गई है। तो अच्छे संबंधों में बांग्लादेश इस नीति का हिस्सा बना हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी में दोनों मिलकर कदम उठाया करते हैं। तो देखिए, 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2014 में आर्थिक सहायता दी, और तकरीबन 20 अरब डॉलर, सोच रहे हो ना कितना है, 20 अरब डॉलर देने की बात कही। 2015 में दोनों ही क्षेत्रों में कुछ जो एनक्लेव है उनका आदान प्रदान करने की कोशिश की, ठीक है। ये हो गए इसके अच्छे संबंध दूसरे क्वेश्चन के। अब समझो इसके विवाद के मुद्दे तो क्या क्या है, जैसे कि गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। साथ ही साथ 1971 के दौरान बांग्लादेश की सीमा पास से घुसपैठ होना, ये भी एक विवाद का कारण है। बांग्लादेश आतंकवादी शिविर जो है वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अवैध तस्करी करते हैं, ये भी है। साथ ही साथ म्यांमार से गैस पाइपलाइन, एक 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि बांग्लादेश ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता है म्यांमार से गैस पाइपलाइन का। मतलब ये है कि म्यांमार से एक गैस पाइपलाइन, गैस की सप्लाई यदि भारत में होने लगती है, ठीक है, तो ऐसे में जिस गैस को आज आप 90 रुपए 100 रुपए में खरीद रहे हो, चाहे एलपीजी हो, सीएनजी हो, वट जो भी गैस है, वो आपको यदि ये म्यांमार से गैस पाइपलाइन भारत में आ जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 17 रुपए में मिलेगा। ये स्टडी बता चुकी है कि बांग्लादेश ऐसे में भारत को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, ठीक है। ये चीजें विवाद के मुद्दों के बारे में। तो बेसिकली बांग्लादेश एक नया देश बनता कैसे है, ठीक है, इसके अच्छे संबंध क्या हैं और इसके खराब संबंध, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इजीली आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, बांग्लादेश राइट द स्टोरी ऑफ अ न्यू कंट्री, ठीक है। तो न्यू कंट्री कैसे बनता है बांग्लादेश, उस संबंध में ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे इजीली लिख दोगे, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड है राइट एनी टू गुड रिलेशंस एंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड दी बांग्लादेश। चलिए समझते हैं कौन कौन से गुड रिलेशन है एंड कौन कौन से डिस्प्यूट है। तो गुड रिलेशंस में आप ये सभी पॉइंट लिखोगे जो यहाँ पे मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। बारी आती है इसके डिस्प्यूट की, डिस्प्यूट में आप ये सभी पॉइंट लिखो, ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे चलते हैं, अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है वो चित्र वाला है, एक कार्टून के संबंध में है। ये कार्टून आपका दिया गया है, अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो हैदराबाद रियासत के शासक और उसको भारत में मिलाने वाले अहम भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति उनको दर्शाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए किन्हीं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बताओ। तो चलिए नाम बताते हैं। एक है इसमें हैदराबाद के रियासत के जो शासक है निजाम, ठीक है। इसमें से जहां तक मुझे लगता है निजाम ये व्यक्ति है, ठीक है। और लौह पुरुष की उपाधि वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो आप सभी को पता है ये व्यक्ति है, ठीक है। इसमें से एक चीज बताना, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर, एक मिनट उन्हीं के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों ही में से, चलो ये भी दे देता हूँ ऑप्शन 4, इन चारों ही में से इसमें जो निजाम है वो कौन से व्यक्ति है? ठीक है, लाइव चैट में बताओ या कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले का आंसर क्या होगा? निजाम इनमें से कौन सा है? लाइव में बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक, और हाँ, दूसरे व्यक्ति कौन से? लौह पुरुष की उपाधि निभाने वाले, मतलब जिनके पास लौह पुरुष की उपाधि है, जिसने रियासत का विलय भारत में करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या ये जो रियासत थी हैदराबाद रियासत, इसने आसानी से भारत में विलय कर लिया था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1948 में भारत ने अपनी सेना भेजी थी हैदराबाद में। जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हैदराबाद में, तो इंडियन आर्मी जाती है और वो निजाम के उस अर्धसैनिक रजाकार बल से लड़कर उनको परास्त करके जबरदस्ती फिर हैदराबाद रियासत का विलय भारत में करवाया जाता है। ठीक है, तो ये है चित्त से संबंधित क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप सभी। आगे चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए सेम एज इट इज वही रहने वाला है। आप बताएंगे मुझे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से निजाम कौन है? ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। राइट द नेम सेंड टू इंपॉर्टेंट पर्सन शो इन दी वो पिक्चर एंड वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इजीली मर्ज्ड? नहीं, इजीली नहीं हुआ था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा था, इजीली समझ सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 6 से 21, जिसमें से 6 से 12 यानी कि 7 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होने वाले, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो सभी बच्चे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप गलत भी आंसर दोगे तो भी आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगी, मैंने गलत दिया था अब मुझे समझ में आ गया। ठीक है, आंसर ही नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, बॉम्बे प्लान कब लाया गया? तो आप सभी को पता है एक उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होता था, मतलब इकट्ठा हुआ था और उसने उद्योगों के विकास पर बल देने के लिए इस प्लान को लाया था। कब लाया था? 1944। 1944। When was the Bombay plan introduced? That is option number B. Second, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया था? भारत हिंदुओं का भी देश है, मुस्लिमों का भी देश है, यानी कि भारत दोनों ही कौमों, हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों का देश है। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ टू कास्टेस, हिंदू एंड मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण में व्याप्त क्या समस्याएं हैं? तो वातावरण में आज कृषि योग्य की भूमि घट रही है, उपजाऊ वन क्षमता उसकी कम हो रही है, खाद्यान्न में कमी आ रही है, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, देशों में लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है जिससे उनकी मृत्यु होती जा रही है, ओजोन परत में छेद हो गया जिससे बहुत सी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं विभिन्न जगहों पर जिनका इलाज ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण में उपरोक्त सभी जो समस्याएं हैं वो वर्तमान में व्याप्त है। ठीक, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेफ का कार्य नहीं है? तो देखो यूनिसेफ क्या करती है, ये बच्चों की बुनियादी शिक्षा तथा उनका विकास करती है, लिंग के आधार पर बच्चों के साथ में कोई असमानता होती है तो वहां पे समानता स्थापित करती है, बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष करती है, नियम वगैरह बनाती है। ठीक है, अब जो कार्य नहीं है वो कौन सा है? वो है श्रमिकों का सम्मेलन करना, क्योंकि ये कार्य किसका है? ये कार्य है ILO का, इंटरनेशनल लेबर संघ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्शन, नॉट अ फिक्शन ऑफ यूनिसेफ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर अब आपको मिलान करना है, और मिलान भी देखिए कितना अच्छा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स का सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन है, और यहाँ पे फिर स्थान और तिथि है। तो ब्रिक्स का सबसे पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? सबसे पहला सम्मेलन होता है 6 जून 2009 को याकतरीन, रूस में। दूसरा सम्मेलन कहाँ होता है ब्रिक्स का? तो ये होता है 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में। तीसरा तीसरा सम्मेलन होता है 14 अप्रैल 2011 को चाइना में। चौथा होता है सॉरी चौथा नहीं है, 11वां है, 2019 ब्राजील में। और 13वां होता है, आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2021 में। ठीक है, तो यानी कि सीक्वेंस वाइज से है, बस 5वें का पहला अलग हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन सही होगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। हाँ, बी वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो एक साथ कितने टॉपिक क्लियर हो गए,
पहला सम्मेलन कब और कहां, दूसरा, तीसरा, 11वां, 13वां, 14वां, कहां पे है ये, कहां पे हुए, कब हुए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे राइट लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत तथा पाकिस्तान इसके बीच में कई युद्ध हुए हैं, तो उन युद्धों में जो टोटल 4 युद्ध हुए अभी तक, इन चारों में से कौन से युद्ध का क्रम, काल, समय सही नहीं है। तो देखो पहला युद्ध कब हुआ, 1947, गलत है, पहला हमने देख लिया, पहला ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो युद्ध होता है पहला युद्ध, ये होता है 1948 में। तब जो कश्मीर होता है वो दो भागों में बट जाता है, एक तो पीओके अधिकृत कश्मीर और एक इंडिया अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और वर्तमान में अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए 12 क्या कहता है, CIS के बारे में कौन सा, मतलब निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन। देखिए सबसे पहला, CIS की स्थापना जो है वो USSR के विघटन के बाद यानी कि 1991 के बाद होती है, जिसमें टोटल 12 सदस्य देश शामिल हैं। इसके संस्थापक राज्य थे बेलारूस, रूस और यूक्रेन। ये मैंने आपको मैप में भी बताया था पिछली वीडियो में। इसका मुख्यालय है मिन्स्क बेलारूस में। ठीक है, मुख्यालय है, बिल्कुल ठीक है। कार्य कैसे करती है, तो कार्य जो है वो एक चार्टर होता है इनका, जिसपे नियम, कार्य, कानून लिखे होते हैं, उन सभी के अधिकार अनुसार कार्य करती है। उद्देश्य क्या है, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद यूरोपीय संघ के विघटन में तेजी जाना है, गलत, पांचवा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब ऑप्शन में कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जिसमें सही हो, तो यहाँ पे देखो कौन सा वो सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वो हमें सही दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। CIS के बारे में स्थापना कब हुई, संस्थापक राज्य, मुख्यालय और कार्य, ये सभी देखो कितने 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक साथ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, समझे ना कैसे। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक का होना, एक एक मार्क्स के MCQ बेस्ड। आगे चलते हैं, आगे आता है क्वेश्चन कहां चला गया, हाँ 13 से 16। अब है यहाँ पे फिलिंग मैप्स। तो फिलिंग मैप्स देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि औपचारिक रूप से, एक सेकेंड, हाँ देखो, औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना, सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे तथा विवादों को बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा, इसे डैश कहा जाता है। तो ये किस शैली की बात हो रही है, ये बात हो रही है बच्चों आशियान शैली की। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, सामने मैंने आंसर लिखे हुए हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश को युद्ध जो है वो उचित कारणों जैसे कि आत्मरक्षा, सुरक्षा को जनसंघात से बचाने के लिए डैश युद्ध जरूरी होता है, यानी कि किसी देश के लिए अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, दूसरों के जनसंघात को बचाने के लिए किस युद्ध का होना जरूरी होता है, तो वो होता है जस्टिस वॉर, एक न्याय युद्ध। क्योंकि अगर आपके कोई आक्रमण कर रहा है तो आप उसकी एवज में उस पर जो है मिसाइल वगैरह रख सकते हो, यानी कि आप युद्ध कर सकते हो। बट अगर कोई नहीं कर रहा है आपके साथ में तो ऐसा नहीं कर सकते। आगे देखिए 15 क्या कहता है, विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने डैश शब्द गढ़ा और ये कहा कि विश्व में तीसरा युद्ध जल की वजह से होगा। तो कौन सा शब्द यहाँ पे बताया, जितने भी वैज्ञानिक थे विश्व राजनीति के, उनका नाम था, मतलब उनका ये शब्द था जल युद्ध। यानी कि आने वाले टाइम पे जो युद्ध है वो किसी संसाधन या पैसे वैसे के संबंध में नहीं होगा, बल्कि पानी के संबंध में। ठीक, 16 देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध वामपंथियों के द्वारा डैश, वामपंथियों के राजनीतिक दल तथा डैश मंचों से भी हुआ है। अर्थात ये बात की जा रही है भारत की एवज में। तो भारत में आर्थिक वैश्वीकरण का जो विरोध है वो दक्षिण वामपंथी ने भी किया है राजनीतिक बच बचाव में, और ऐसे में एक मंच और है जिसने इसे और ज्यादा प्रबल बनाया है। तो वो कौन सा है, वो है इकोनॉमिक, हाँ, इंडियन सोशल फोरम, भारतीय सोशल फोरम, इंडियन सोशल फोरम। ठीक है, समझ गए इस तरीके से। तो ये तो हो गए हमारे फिलिंग ब्लैंक्स वाले मतलब फिलिंग ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इजीली आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन 17 से 19। 17 से 19 तक के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ सत्य है या असत्य है ये बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि, इसमें पवन, माने जाने वाले वन प्रांतर की वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था ताजी संपदा के रखरखाव और उपयोग के लिए ठीक ठाक का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक। तो ये कथन कैसा है हमारा? ये कथन है हमारा बिल्कुल ही सत्य। दूसरा देखिए, 1951 के चुनावों में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान ने सरकार की बागडोर संभाली। गलत, शेख मुजीबुर रहमान नहीं थे, उनका नाम था एक सेकेंड, श्रीलंका की बात हो रही है ना, हाँ, वो थे सुलेमान भंडार नायके। क्या नाम था? सुलेमान भंडार नायके। ठीक है, इन्होंने तमिलों को भगाने के लिए वहां से बहुत से कदम उठाए थे, ये है। उसके बाद देखिए, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है बी वाला, यानी कि 18, ये क्या है, इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये हो गया है सत्य। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। राज्यों के पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और ये अपनी रिपोर्टें 1956 में सौंपता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यूनिवर्स, वर्ल्ड का जो निर्माण है वो एक छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना है। ठीक है, और इस संबंध में ये जो भारत की बात हो रही है, तो 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बनता है और फिर 1956 में रिपोर्ट सौंपता है और तब ये कहता है कि भारत जो है उसमें टोटल 14 राज्य होंगे और 7 जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होने वाले। ठीक है, तो ये आप इजीली याद से समझ सकते हो। तो हम क्या कहेंगे इस संबंध में, ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आ गए 20 और 21। जैसे कि ILO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय क्या है? तो हम सभी को पता है ILO की मुख्यालय कब मतलब स्थापना कब हुई? 1999 में, यानी कि 1919 में, और मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं। अब देखो 21 जो है ये दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किसके विकास पर बल दिया गया था? तो हम सभी को पता है पहली जो पंचवर्षीय योजना होती है उसमें कृषि के विकास पे बल दिया जाता है, लेकिन जो सेकंड होती है उसमें उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अथवा में इसी में क्वेश्चन है 1 मार्क्स में कि नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने के समर्थक कौन थे? यानी कि नियोजन, भारत में जब प्रक्रिया शुरू की गई तो इसमें कृषि को केंद्र में रखना, इसके पक्षधर कौन थे? तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो 21 को इंग्लिश में, अंडर द सेकंड 5-year प्लान द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज emphasized, that is industry, and who were the supporters, या फिर who were the supporters of keeping agriculture at the center of, यानी कि उसके केंद्र में रखने के लिए प्लानिंग, नियोजन, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा ये जो बी वाला पार्ट था, सेक्शन नंबर बी, अभी आपको दोबारा दिखा देता हूं। हाँ, ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 6 से लेके 12 तक 7 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड थे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा भी दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए। ठीक है, तो अराउंड हमारे 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 35 नहीं, इवन 39 के अराउंड हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इस बीच हमने 2 सेक्शन तो हमने खत्म कर लिए। ठीक है, ए और बी। अब बात करेंगे बड़े प्रेम पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन नंबर सी की। अब इस सी में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2 अंकीय प्रश्नों की, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने हस्तक्षेप के क्या परिणाम निकले? सिंपल सा है, यूएसएसआर के द्वारा जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जाता है तब इसके क्या परिणाम निकलते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हस्तक्षेप करती कब है। तो ये करता है 1979 में और वापस ये अपनी सेना बुला लेता है 1989 में। ठीक, अब देखो बेसिकली आंसर कैसे लिखोगे, 2 मार्क्स का है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 पॉइंट लिख दो, बहुत है, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट। सबसे पहला हस्तक्षेप इसने किया कब? 1979 में, 1 पॉइंट तो आपका चलो यही हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कब किया। दूसरा, अफगानिस्तान के जो लोग थे
और जितने भी मुस्लिम देश थे, ये इवन यूएनओ, अमेरिका, इन सभी ने ये जो यूएसएसआर था इसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना की कि आपने क्यों हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान में। ठीक। तीसरा आप लिख दोगे कि इस हस्तक्षेप की वजह से यूएसएसआर की जो बेसिकली अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, इकोनॉमिक के मामले में भी, इवन पॉलिटिकल लेवल पर भी और सैनिक लेवल पर भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान का विरोध होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो यूएसएसआर है अफगानिस्तान में इसका विरोध होता रहता है, बट इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो फिर भी अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करता जाता है। ठीक है। फिर 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो वो सोवियत संघ में नेता के रूप में बनते हैं और ये सेना को 1989 में वापस बुला लेते हैं और ऐलान कर देते हैं कि बिना फालतू में कहीं पे भी हमारी सेना इस प्रकार से कभी नहीं जाए। ठीक है। अब एक ही जो पॉइंट है मुजाहिदीन, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि एक मार्क्स में कि सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरेबिया, मुस्लिम देशों ने जो भी सोवियत संघ के खिलाफ में ये लोग लड़ते थे अफगानिस्तान में, ये देश उन्हें मुजाहिदीन कहा जाते थे और मुजाहिदीनियों का ये समर्थन करते। ठीक है। मुजाहिदीन मतलब यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने वाले व्यक्तियों को कहा जाता था, जो बेसिकली अमेरिका, चीन, सऊदी अरेबिया, अन्य जो मुस्लिम देश है वो कहा करते। ठीक है। तो कब किया हस्तक्षेप? 1979 में। क्या परिणाम निकले? ये सभी निकले, विरोध हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, सेना वापस आ गई, बस। इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ यूएसएसआर इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकलते हैं, इसीलिए आप यहां से इसे रीड आउट भी कर सकते हो। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सुरक्षा की रणनीतियां लिखिए। ठीक है। 2 मार्क्स में है, इसे आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स में पूछा गया तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके नाम लिखेंगे। तो पहली रणनीति क्या कहती है? सैन्य क्षमता को मजबूत करो। आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध होते रहते हैं। 1948, 65, 71, 99 ये युद्ध हुए हैं। साथ ही साथ चाइना से 62 में युद्ध हो गया था। तो ऐसे में भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसने 1999-8। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो और पूछता हूं आपसे। भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण कब किया? आपके सामने 2 ऑप्शन है, 1998, 1999। ठीक है। भारत के द्वारा इनमें से कब सफल परमाणु परीक्षण किया गया? 2 ऑप्शन देता हूं आपको, बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन सा राइट होगा, जल्दी बताइएगा। कब किया परमाणु परीक्षण सफल भारत ने? ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। देखिए, हाँ, तो इसे अब क्या करना चाहिए बेसिकली, हाँ, सैन्य क्षमता मजबूत करनी चाहिए। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने संगठन है, अपने जो कदम है, उन सभी को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ देश के अंदर की जो समस्या है, तीसरा घटक क्या कहता है? देश के अंदर अलगाववाद, हिंसा, बेरोजगारी, इन सभी से निपटना चाहिए। साथ ही साथ विकास ऐसे करना चाहिए कि जो एक अल्पसंख्यक बेरोजगार है, जो एक अल्पसंख्यक हम कह सकते हैं पढ़ा लिखा है, रोजगार नहीं है उसके पास, पढ़ा लिखा है लेकिन गरीब है फिर भी, तो ऐसे में उसे कैसे ऊपर उठाया जाए, मतलब कि सामाजिक विकास सभी का एक जैसे कैसे किया जाए, सभी को लाभ मिले, ये सभी इसके घटक में आ जाते हैं। ठीक है। टोटल 4 घटक हो गए, समझा भी दिए मैंने आपको अच्छे तरीके से। सैन्य क्षमता मजबूत करो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में कायदे कानून संबंधों को मजबूत करो, देश के अंदर जो मतभेद है उनसे निपटो और सामाजिक विकास ऐसे करो सभी को लाभ। ठीक। इंग्लिश में देखेंगे, राइट द स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहता है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक चीज यहाँ पे अब मैं बताता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन है कि जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई और इसके 2 कार्य। अब देखो, मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये बता देता, यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को और उद्देश्य यह कार्य है, लेकिन समझाना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इसके बारे में बातें बताऊंगा, फिर आंसर की बात करेंगे। आंसर बस आपको कितना लिखना है, ये पॉइंट और इसके 2 पॉइंट बस, लेकिन यहाँ पे एक भूमिका आपकी तैयार कर देता हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे। अगर यही क्वेश्चन कहीं 4 मार्क्स में आ गया तो क्या करोगे? इतना लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ज्यादातर कि फेस रिवील करके आपके सामने वीडियो बनाई जाए, ताकि जब होता है ना कि जब फेस देखते हो और मतलब वीडियो में आपको कोई समझा रहा है और आप फेस देख रहे हो, तो ऐसे में आप फेस देखने के साथ में जो बता रहा है उसे भी समझ पाते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आपको एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का, कि आप भूलो ही ना। और कोशिश तो मेरी यही रहती है, बट अगर फिर भी नहीं हो पाता है, कोई कमी रह जाती है, सुझाव जरूर देना कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, या फिर वीडियो को रिप्ले कर लेना, दोबारा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को की स्थापना के संबंध में पहले समझो इसकी फुल फॉर्म। देखो, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा पढ़ेंगे, देखो यूनेस्को, यू ने को, ठीक है, एस और ए। यू एज ए यूनाइटेड, एन एज ए नेशंस, ई एज ए एजुकेशनल, एस एज ए साइंटिफिक एंड सी एज ए कल्चरल, ओ एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। इसका उद्देश्य या कार्य कह सकते हो, सबसे पहला है कि शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है, ऐसे कार्यक्रम जो कि देशों में लोगों को जागरूक करते हैं, वो सभी इसके द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। वैश्विक धरोहर और इमारतों, पार्कों का भी संरक्षण किया जाता है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछता हूँ कि चलो अगर आपको पता है तो बताना जरूर, मैं पहले आपसे पूछता हूँ फिर आप बताना कि वर्तमान में कितनी ऐसी धरोहरें हैं। ध्यान से सुनना, वर्तमान में भारत की ऐसी इतनी भारत में एक सेकेंड दोबारा सुनो, वर्तमान में भारत की कितनी वैश्विक धरोहरों के नाम यूनेस्को की विरासत सूची में सम्मिलित है, ठीक है। तो कितने हैं जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर कितने हैं टोटल, ठीक है। और ये भी बताना कि जो लेटेस्ट है वो कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को में भारत की जो ऐतिहासिक इमारत है, पार्क है, इसमें टोटल सूची में है 40। कितनी है? 40। और वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में जहां तक मुझे याद है धौलावीरा है, जो 40वीं धरोहर है, वैश्विक धरोहर, भारत के ऐतिहासिक रूप में यूनेस्को की विरासत सूची, ठीक है। ये समझ गए आप यहाँ पे, तो ये चीज हो गई और इसके कार्य भी हो गए। अब इंग्लिश में देखोगे तो व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड एंड राइट इट्स फंक्शंस, तो नवंबर 1945, 16 नवंबर, एंड मेजर फंक्शंस। तो दो मार्क्स के आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, और तीनों ही क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। इवन यूनेस्को तो कुछ ज्यादा डीपली समझा दिया मैंने आपको, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कहता है, समकालीन विश्व में चीन अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ में विकास कर रहा है। बिल्कुल ठीक, इस वर्तमान दौर में चीन जो है वो बहुत तेजी से विकसित होता जा रहा है। तो ऐसे में समझाना है चीन की विशेषताएं, कैसे विकास कर रहा है। आइए समझिए, देखो पहले 4 पॉइंट यहां से अंडरलाइन, ठीक है। देखिए क्या कहता है, सबसे पहला, चीन एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो चीन टेक्नोलॉजी के मामले में, व्यापार, अन्य चीजों के मामले में सबसे बड़ा देश है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है जिस तरीके से ये विकास कर रहा है, ठीक है, आने वाले समय यानी कि 2040 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, अगर 2040 तक इसकी विकास की रफ्तार यही बनी रहती है। विश्व में लगभग 80% जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का यदि व्यापार होता है, जो निर्यात किया जाता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो किया जाता है चाइना के द्वारा, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात और सीमेंट उत्पादक देश यही है, जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए यानी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा मुनाफा इस चीज में, पैसा भी बहुत है।
तो ये उसमें नंबर 1 पे है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद की इसे स्थायी सदस्यता प्राप्त है, जो कि अमेरिका की सहायता से इसे 26 अक्टूबर 1971 को प्राप्त हुई थी। इसके पास विदेशी मुद्रा का एक विशाल भंडार है और ये पता है क्या करता है कि देशों को कर्जा दे देगा, करोड़ों अरबों में कर्जा दे देगा और फिर वो चुका पाते नहीं है, तो ऐसे वो क्या कहते हैं उस क्षेत्र को फिर कब्जा करना शुरू कर। ठीक है, जैसे श्रीलंका में हुआ, अगर आप करंट अफेयर्स देखते तो आपको पता होगा, अभी तकरीबन 1 से 2 महीने के पहले की बात है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे श्रीलंका में अभी बनाया जा रहा था, तो वहां पे एक शिप आ रही थी चाइना की, इसको लेके चाइना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ऐसी चीजें हैं जो कि श्रीलंका को कर्जा दिया, चाइना ने चुका पाया नहीं, तो उसके लिए वहां पे रिफिलिंग करने के लिए वो जो हवाई पोर्ट आ रहा था, तो इसको लेके इंडिया, चाइना और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है ना, अधिकतर राजनीतिक मामले जो है ना, याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से शुरू होते हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का भंडार है इसके पास, देशों को कर्जा देता है और कर्जा चुका नहीं पाते तो क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े संगठन जैसे कि G20, G8, 2001 WTO की इसकी सदस्यता बनी 2001 में, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, वीटो पावर, स्थायी सदस्यता और वीटो पावर, और क्या चाहिए भाई किसी को, इतनी सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन सभी विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चाइना समकालीन जिसमें बहुत तेजी से विकसित करने वाला देश बन चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, 25 को इंग्लिश में देखते हैं। इन दी कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड चाइना इज डेवलपिंग विद अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, क्लैरिफाई। तो किस तरीके से स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बनता जा रहा है, आप इसे कैसे क्लैरिफाई कर पाओगे, कर लो, देख लो इंग्लिश में कैसे करोगे, मैंने हिंदी में तो आपको समझा ही दिया है। ठीक है, आइए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है प्लस 27, दोनों ही क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 26 देखिए क्या कहता है, विश्व में विगत कुछ वर्षों के दौरान पर्यावरण आंदोलनों की भरमार देखी गई है। यानी कि विगत कुछ वर्षों में वैश्विक लेवल पर पर्यावरण आंदोलन बहुत ज्यादा हुए, तो इस कथन के संदर्भ में इसको स्पष्ट करना है। चलिए स्पष्ट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए, आज वर्तमान में पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण, ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में से एक है। जो लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, इसको संरक्षित करना चाहते हैं, इसके प्रति जागरूक है, वो आंदोलन चलाते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो एक चीज और फिर से, जैसे वैश्वीकरण मैंने आपको बताया था, वैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे वन आंदोलन है पहला, दूसरा खनिज आंदोलन है और तीसरा बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन। ये खनिज आंदोलन अलग से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, खनिज आंदोलन अलग से 4 मार्क्स में और बड़े बांधों के खिलाफ अलग से 4 मार्क्स में। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। अब देखिए समझिए कैसे, तो कई सारे आंदोलन चले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम वन आंदोलनों की। वन आंदोलन दक्षिणी देश, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, अफ्रीका और भारत, यहाँ पर वन आंदोलन अधिकतर देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वनों की कटाई ज्यादा होती है और जहां पे वनों की कटाई ज्यादा होगी, वनों को बचाने के आंदोलन भी वहीं पे ज्यादा चलेंगे। तो इन देशों में अधिकतर देखा गया है वनों को बचाने के लिए चलाए गए आंदोलनों के बारे में। ठीक, आगे समझिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं खनिज उद्योग आंदोलन। यानी कि खनिज उद्योग बेसिकली देखो, धरती के भीतर यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद जितने भी संसाधन होते हैं, उन सभी को निकालने के लिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रसायनों का भरपूर उपयोग करती हैं और इतना ज्यादा उपयोग कर देती हैं कि उनके आसपास की जमीन, अंदर की जमीन को वो बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देती हैं, जल को, जलमार्ग को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देती हैं। और जहां पर भी ये जो खनिज प्रक्रिया चल रही होती है ना, उसके आसपास का ये जो एरिया होता है, वहां के लोगों को उससे छोड़ के जाना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे रह ही नहीं पाते हैं। भूस्खलन की प्रक्रिया वहां पे चलती रहती है। और क्या होता है इस खनिज आंदोलन की वजह से, इसकी वजह से लोगों को स्थापित होना पड़ता है, जिसको कंपनी जो है वो कहती नहीं कि हम तुम्हें स्थापित कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक उदाहरण था, ये रहा फिलीपींस, इसका उदाहरण है। फिलीपींस में एक कंपनी थी, क्या नाम था कंपनी का, हाँ, वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी, वहां के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों किया था,
इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना था ये वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन कंपनी यहाँ पर परमाणु जो बम वगैरह होते हैं इनकी तैयारी कर रही है। ठीक है, तो ये है खनिज आंदोलन। फिर आते हैं बड़े बांधों के खिलाफ यानी कि मेगा डैम आंदोलन। तो देखो ये आंदोलन बेसिकली इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि नदियों घाटियों को बचाने की इसमें बात कही जाती है। ठीक है, इसमें सबसे प्रथम वैश्विक लेवल पर सबसे बड़ा बांध विरोधी आंदोलन चला था ऑस्ट्रेलिया में, और कहां पे, फ्रैंकलिन नदी पर चला। ठीक है, तो आपने देखा कितनी प्रोसेस, अरे इंग्लिश छोड़ो, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अलग से तोड़ तोड़ के पूछा जाएगा ना तो भी आप लिख दोगे। ठीक, ये हो गया हमारा पार्ट 1। सेकंड समझिए क्या है, पृथ्वी सम्मेलन का वर्णन। इतना आसान क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का वर्णन पता तो होगा ना। चलिए देखिए समझिए कैसे। पर्यावरण सम्मेलनों में सबसे अहम सम्मेलन था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कहां पे हुआ था, ब्राजील के एक छोटे से शहर रियो डी जेनेरियो में। अब समझिए ये था क्या। तो पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिए कि इससे होने से पहले, इसके पृथ्वी सम्मेलन के होने से पहले 1987 में एक ओवर कॉमन फ्यूचर नाम से इस शीर्षक से नाम से बर्टलैंड रिपोर्ट छापी गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि वर्तमान में जिस तरीके से लोग विकास कर रहे हैं, विकास की जो प्रक्रिया है, अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो ये टिकाऊ नहीं होगा। आने वाले समय पर ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसी चीज को इस पृथ्वी सम्मेलन में और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, रियो सम्मेलन उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में मतलब रियो सम्मेलन में क्या हुआ, उत्तरी और दक्षिणी मतलब कि विकसित और विकासशील देशों की स्पष्टता सामने आई। विकसित देश क्या चाहते थे, विकासशील देश क्या चाहते थे, यानी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी कि टॉपिक एक ही है बस जिम्मेदारी अलग अलग है। ये जो रियो सम्मेलन हुआ, इसमें जलवायु के परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी संबंध में कुछ नियमाचार यहाँ पे निर्धारित किए गए जिनका सभी देशों को पालन करना जरूरी था। ठीक है, इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 आता है जिसमें विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए जाते हैं, जैसे कि टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का मतलब था विकास का एक ऐसा तरीका जिससे कि अब विकास भी करते रहो और पर्यावरण को ज्यादा हानि ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन इसके आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि एजेंडा 21 जो विकास पे बल नहीं देता है बल्कि आर्थिक वृद्धि पे बल देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन कंप्लीट। ठीक है, अब पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, रियो रियो घोषणा पत्र क्या है। हालांकि अगर 6 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तब आप इस घोषणा पत्र को भी इसमें लिख दोगे। अगर ये 2 मार्क्स में अलग से भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में आएगा तब आप इसे मत लिखना, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स में आएगा तभी लिखना। देखो पहले हम इसे समझ लेते हैं एक बार है क्या ये। तो रियो घोषणा पत्र में ये बताया गया, पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली है। इतने इतने खतरनाक वर्ड यूज करोगे सर जी। देखो वैसे मतलब क्या है, पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता यानी कि उसको टूटने से बचाए रखने के लिए, प्रदूषण से बचाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसका सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए विभिन्न देशों की विश्व बंधुत्व भावना, इनकी विभिन्न देशों के बीच में जो देशीय विभिन्न देशों की भावना होती है उसको यहाँ पे बढ़ाना होगा, तथा विभिन्न राज्यों की परंतु साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को अपनाना होगा। विकसित तथा विकासशील देशों के बीच जो विकास की प्रक्रिया है इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, इजीली समझ गए होंगे। तो दोनों ही आपको समझ में आ गए इजीली, आंदोलन और पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, आंदोलन वन खनिज बांध विरोधी, पृथ्वी सम्मेलन, ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। The world has seen a slew of environmental movements in the last few years. Write the references of this statement. कौन कौन से लिखेंगे, फॉरेस्ट मूवमेंट, मिनरल इंडस्ट्री मूवमेंट एंड मूवमेंट अगेंस्ट द बिग डैम्स। डिस्क्राइब द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट को कैसे डिस्क्राइब करना है देख लो, कर लो डिस्क्राइब, समझा दिया हिंदी में, इंग्लिश में डिस्क्राइब कर लो डिस्क्राइब इंग्लिश में। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप सभी। ये जो आपका रियो डिक्लेरेशन है इसे आप जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तभी लिखेंगे, 4 मार्क्स में मत लिखना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, भारत के द्वारा अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया गया। ठीक है, जब भारत आजाद होता है
ठीक है, अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाने की बहस छिड़ती है। तो भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया तथा दक्षिण पंथियों के द्वारा इस मॉडल की आलोचना आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कौन सा मॉडल अपनाया और इसकी आलोचना। देखो, बेसिकली भारत ने जो विकास का मॉडल अपनाया, ना तो इसने पूंजीवाद अपनाया, ना ही तो साम्यवाद अपनाया। इसने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, जिसमें पूंजीवाद भी है, साम्यवाद भी है। फॉर एग्जाम्पल, खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग, इन सभी को दे दिया निजीवाद में। ये किसकी विशेषता है? निजीवाद की विशेषता है, पूंजीवाद की। अपने हाथ में इसने उद्योगों को रखा और आधारभूत ढांचे को, ये किसकी विशेषता है? साम्यवाद की। तो दोनों ही यहाँ पे यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसने अपनाया था। सिंपल समझ गए? तो शुरुआत में ठीक है, ये सही से चलता रहा, लेकिन दक्षिण पंथियों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। आपने सुना होगा ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक नकारात्मक पहलू यहाँ पे जुड़ गया, दक्षिण पंथियों की आलोचना। समझिए कैसे? देखिए, निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, यानी कि इनका मानना है कि निजी क्षेत्र को जितना जगह मिलना चाहिए था विकास के क्षेत्र में, उतना जगह नहीं मिला। लाइसेंस तथा परमिट जो प्रणाली है वो खड़ी कर दी गई, जिससे कि व्यापार विदेशों से नहीं हो पा रहा है और विदेशी जो पूंजी है वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, ऐसी चीजों के आयत पे बाधा लगा दी गई है जिसे घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। यानी कि इन्होंने कहा ऐसी चीजों पे बाधा लगा दी जिससे घरेलू बाजार पे बनाया जा सकता हो, जबकि उसमें कॉस्ट बेशक से ज्यादा पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम पे हम मान लेते हैं ये बॉटल, ठीक है, वैसे भी प्यास लग रही है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल ये है एक पेन है, जिसे अभी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये पेन जब अब भारत खुद बना सकता है, ठीक है, हालांकि कॉस्ट इसकी मान लेते हैं 2000 की पड़ती है अगर मान लेते हैं, और किसी और कंट्री से मंगवाओगे तो टोटल कुल मिला के आपको 1500 तक की पड़ जाएगी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इस पे प्रतिबंध लगा दिया कि अगर हमारे पास संसाधन है तो हम यूज करेंगे और इस पेन को खुद ही बनाएंगे। ठीक है, ये कहा इन्होंने। सरकार ने अपने नियंत्रण में बहुत जरूरत से ज्यादा चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, इनका मानना क्या है दक्षिणपंथियों का? ये कहते हैं कि सरकार ने ना गलत किया है, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने हाथ में रखा हुआ है, इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और सरकार जो है वो अकुशल होती जा रही है। ठीक है, ये बात है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप समझ गए और दक्षिण पंथियों के द्वारा की गई आलोचना आप समझ गए। ठीक है बच्चों, 1 घंटा 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं, आने वाले अभी 10 मिनट और हमें लगेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में। ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे इसी में। अथवा देखिए, नीति आयोग योजना आयोग से कैसे भिन्न है? आप सभी को पता है नीति आयोग योजना आयोग का क्या है, एक उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते हम, हालांकि उसके बाद का बेसिक से कह सकते हैं। तो योजना आयोग और नीति आयोग इससे कैसे भिन्न है, आइए समझिए। देखिए, योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब निकाय था, है नहीं, अब तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को होती है। डिफरेंसेस समझिए क्या है। तो योजना आयोग के कार्य और नीति आयोग के कार्य के द्वारा आप इसमें डिफरेंसेस कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो योजना आयोग इतना तो पता है गैर संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग क्या है भाई फिर? तो नीति आयोग जो है वो कई बार क्या कहते थे उसको, त्रिस्तरीय पद के आधार पे, जिसमें एक मुख्य आयुक्त होता है इसमें और 2 अन्य प्रमुख आयुक्त होते हैं। तो एक स्तरीय कुछ ऐसा बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, वो वर्ड दिमाग से उतर गया, अभी मैं बताने वाला था आपको। अगर याद आएगा तो बता दूंगा आगे, नहीं तो अगली वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, योजना आयोग के कार्य, ठीक है ना, और नीति आयोग के कार्य, इन दोनों को कार्यों के आधार पर ही इसमें आप डिफरेंसेस कर पाओगे। देखो, योजना आयोग के क्या कार्य थे? पहला था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और उनको लागू करना। दूसरा, विभिन्न राज्यों को और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। ठीक है, लेकिन नीति आयोग के कार्य यहाँ पे थोड़े से इससे अलग है। कौन कौन से? पहला क्या है? पहला ये कहता है कि देश के विकास की नीतियों के संबंध में, देश के विकास से संबंधित जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन किया जाए और उन सभी का क्रियान्वयन तेजी से करके विकास किया जाए। दूसरा दूसरा कहता है कि, एक सेकंड लिख जाए यार, हाँ, दूसरा कहता है केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में, यानी कि सेंटर
एंड स्टेट, इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध और समन्वय को स्थापित किया जाए। तीसरा क्या कहता है कि केंद्रीकृत नीति, यानी कि पर्टिकुलर एक सेंटर के रूप में, एक पूरे केंद्र मामले के रूप में नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय योजना आयोग कैसा था, ये पर्टिकुलर इस पूरे केंद्र पे काम करता था, बट नीति आयोग क्या करता है, ये क्षेत्रीय आधार पे काम करता है। ठीक है, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना और उनका कार्यान्वित करना नीति आयोग का कार्य रहा है। देश के विकास के लिए राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना नीति आयोग का कार्य होता है। तो योजना आयोग में एक कार्य क्या आप डाल दोगे कि ये जो है वो केंद्र आधार पे, ठीक है, केंद्र की नीति को अपनाता है, बल्कि जो नीति आयोग है ये क्षेत्रीय नीति को अपनाता है। ठीक है, तो इसके कार्यों के आधार पर ही आप इसमें भेदभाव कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 27 और इसके अथवा वाला ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको इंग्लिश में समझा देता हूं आपको। देखिए, which model of economy was adopted by India, that is mixed economy, and describe the criticism made by the ring wing। देखो, रिंग नहीं, राइट विंग, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। एक होता है राइट विंग, एक होता है लेफ्ट विंग। राइट विंग ये क्या कहते हैं, ये है बेसिकली पूंजीवाद के समर्थक। लेफ्ट विंग ये है एक तरीके से समाजवाद के समर्थक। ठीक है, तो अब कभी भी भूलना मत लेफ्ट विंग और राइट विंग का क्या मतलब होता है इंग्लिश में। ठीक है ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कई बार। अब इसको लिखना कैसे है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी थी और क्रिटिसिज्म क्या है इसका, राइट विंग का यानी कि कैपिटलिज्म का। फिर यहाँ पे सेकंड है हाउ इज नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन क्लैरिफाई। देख सकते हैं ये है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग फंक्शंस एंड इसके कार्य, जब आप लिखोगे तभी आप समझ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो में करेंगे, फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 बना दिया जाए। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, नीचे दिए गए मानचित्र में ए बी सी और डी जो 4 देश दर्शाए गए हैं, दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों को पहचानिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका के रूप में लिखना है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। तो अब देखो, मैप बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा, और ये मैप है बेसिकली यूरोप के बारे में। ठीक है, अब यूरोप के बारे में कौन कौन से मैप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं, मैंने वर्ल्ड मैप की वीडियो बनाई थी अभी कुछ तकरीबन नहीं, कल बनाई थी बेसिकली। हाँ, तो कल वीडियो बनाई थी मैंने यूरोपीय मैप के बारे में, इंडियन मैप के बारे में भी बनाई थी। आशियान था, हाँ था, ब्रिक्स भी था, और CIS भी था, सारे मैंने समझाए थे। मैप की वीडियो नहीं देखी आपने तो जाके चैनल पे जरूर देखिए, अभी मिल जाएगी आपको। अब देखो यहाँ पे हम भरेंगे इस मैप को, तो मैप जो है वो आपको लोकेट किया हुआ मिलेगा, पहचानना है जानकारी के आधार पे, और ये जो टेबल है इस टेबल में आपको अक्षर भरने हैं और यहाँ पे देश का नाम भरना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। जानकारी दी गई है यूरोपीय संघ में शामिल पुराना देश, तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा इनमें से पुराना देश है यूरोपीय संघ में शामिल। तो देखो बी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है बी, आयरलैंड। ठीक है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है बी, आयरलैंड। ठीक है, पुराना देश। उसके बाद है दूसरा, तो अब हम इसे पहले ये देखो, पुराना देश कौन सा है, आयरलैंड। अब हम इसे भरेंगे कैसे, तो साइन क्या दिया हुआ है हमारा, साइन दिया हुआ है बी। तो अरे रे रे, कहाँ भाग गया इतनी जल्दी, ऊपर आ जाओ। हाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, संबंधित अक्षर हमने भर दिया यहाँ पे बी, और कंट्री का नाम लिख दिया आयरलैंड। ठीक, अब दूसरी जानकारी को पढ़ते हैं इसी तरीके से। यूरोपीय संघ में शामिल नया देश, तो नया देश कौन सा शामिल है बच्चों, यहाँ पे ये ए वाला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोलैंड। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोलैंड, और इसका अक्षर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे संबंधित अक्षर लिखेंगे ए, और कंट्री का नाम लिखेंगे पोलैंड। ठीक, इसे देखिए, मॉसिट्रेस्ट संधि और साझी यूरोपीय जो मुद्रा थी यूरो, इसको किस देश ने नहीं माना था, यूरोपीय संघ का, तो कौन सा देश था, यहाँ पे आप डी देखोगे तो ये डी है स्वीडन, डी है स्वीडन। ठीक है, एक देश और था यहाँ पे ये वाला, इसका यहाँ पे नाम है डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे नाम है इसका डेनमार्क, याद रखना इस चीज को, जिसने नहीं माना था वो डेनमार्क भी है। तो यहाँ पे हमें डी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे डी को यहाँ पे भर देंगे और नाम लिखेंगे इसके सामने स्वीडन। ठीक, फिर देखिए
यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है, तो वो कौन सा है? अब बचता है सी, और सी यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है? फ्रांस को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे भरेंगे? सी हो जाएगा हमारा अक्षर और ये हो जाएगा फ्रांस कंट्री का नाम। ठीक है, अब यूरोप का जो मैप है, एक बार मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाता हूं, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था। देखो, इसमें से 7 से 8 इंपॉर्टेंट निकलेंगे। सबसे पहला तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ये क्या है? फ्रांस। मैं देखो इस तरीके से लिखूंगा जैसे कि, हाँ लिख देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे है फ्रांस, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये है जर्मनी, एक सेकेंड, देखो ये है फ्रांस एफ, ये है जर्मनी, ठीक, ये है पोलैंड, ये है डेनमार्क, ठीक है, सॉरी ये स्वीडन है बेसिकली, ये स्वीडन है, ये है डेनमार्क, ये है आयरलैंड, और ये है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, और यहाँ पे नीचे आ जाता है ये है स्पेन, और ये है इटली। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज। ठीक है, ये मैं ऐसे याद कर लोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, जो कि है बेसिकली 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन रिवील नहीं करूंगा अभी, क्वेश्चन देख लोगे तो वीडियो कैसे देखोगे, हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, उसके लिए मैं पार्ट 2 अलग से लेके आने वाला। ठीक है, ये जैसे वीडियो अपलोड होगी, ठीक इसके 2 से 3 घंटे की एवरेज में ही आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सकता था उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन ना रह जाए इस क्वेश्चन पेपर से संबंधित। और ये आपका जो भी मिड टर्म का एग्जाम होगा रिसेंट में, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। अभी जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उनको देखना, एक नंबर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे गए हैं। इतने बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया क्या है, नमक मिर्च थोड़ी ना होगा उसमें, मतलब अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जितना हो सके बहुत ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे जुड़ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।